Hello, class. Today we will do chapter 12, the Indian National Movement. So, in this chapter, we're going to learn about rise of nationalism, formation of Indian National Congress, moderates and radicals, partition of Bengal, Swadeshi and boycott movement. So, let's start with the chapter. The Great Revolt of 1857 had a significant impact on the national movement of India. It inspired the Indians to unite against the exploitative British rule and led to the growth of national consciousness among the Indians. तो 1857 का रिवोल्ट हमने अच्छे से पढ़ा था पिछले चैप्टर में, किस तरीके से रिवोल्ट हुआ। हालांकि ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को दबा दिया, काफ़ी सारे लोग इसमें मारे गए, पर इस रिवोल्ट की वजह से लोगों के अंदर जागरूकता आई कि हाँ, हमें ब्रिटिशर्स की जो भी पॉलिसीज़ हैं जिनसे हमारा और हमारे देश का शोषण हो रहा है, हमें उनके खिलाफ लड़ना है। लोग जागरूक हुए 1857 के रिवोल्ट के बाद। The movement also helped the Indians to realize the exploitative nature of the colonial rulers. However, there were many other factors responsible for the rise of nationalism in India. तो रियलाइजेशन हो चुका था लोगों को कि भाई बहुत गलत कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, वो हमें तो एक्सप्लॉइट कर ही रहे हैं, हमारी इंडिया के रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो शुरुआत हुई नेशनलिज्म की हमारे भारत देश में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हुई। द एजुकेटेड इंडियंस स्टार्टेड रियलाइजिंग द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल. They took several measures to make the common people aware of the exploitative British colonial rule. तो एजुकेटेड इंडियंस थे जो बहुत अच्छे तरीके से जान चुके थे कि ब्रिटिशर्स हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनका एम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। जब एजुकेटेड लोग इस चीज़ को समझ गए तो वो चाहते थे कि जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पाए यानी कि कॉमन पीपल, उन तक भी ये बातें पहुँचें कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। Their efforts finally bore fruit as the feelings of nationalism slowly started to emerge among the common masses. Some of the main factors that led to the rise of nationalism are discussed in the following sections. तो आगे आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, लोगों के अंदर जागरूकता आई और एजुकेटेड इंडियंस जो थे उनकी मेहनत किस तरीके से सफल हुई और किस तरीके से उनकी मेहनत से लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न था इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। ब्रिटिश रूल कम्प्लीटली रूइंड इंडिया। पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बर्बाद करके रख दिया था। इट ड्रेन्ड द रिसोर्सेज एंड एक्सप्लॉइटेड पीपल ऑफ ऑल क्लासेस। हमारी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, इसके अलावा हमारे ही देश के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन किया। It burdened farmers, traders, artisans and the middle classes with heavy taxes. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की क्रॉप फेल हो गई या फिर ड्रॉट हो गया, फ्लड आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था ब्रिटिशर्स को। उन्हें सिर्फ अपना पैसा चाहिए था, अपना टैक्स चाहिए था। और फार्मर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस सबको उन्होंने बोझ तले दबा दिया था भारी टैक्स लगाकर। Heavy taxation coupled with famines reduced the Indians to a mere subsistence level. क्रॉप फेलियर हो जाता था, यहाँ तो सिर्फ फेमाइन दिया हुआ है, क्रॉप फेलियर हो गया, ड्रॉट हो गया। जब ये चीज़ें कंबाइन होती थी टैक्स, हैवी टैक्स के साथ, तो लोग मजबूर हो जाते थे अपनी ज़मीनें बेचने पर और बहुत कम चीज़ों में अपना गुजारा करने पर। There was no hope of any relief. Such worsened conditions became a fertile ground for the growth of nationalist consciousness among the Indians. तो जब इस तरीके की कंडीशन बनने लगी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, तो लोगों को कहीं ना कहीं जागरूकता हुई कि हाँ, हमारे संग गलत हो रहा है, हमसे पैसा लिया जा रहा है और अब तो जीना भी मुश्किल हो गया है। दूसरा रीज़न, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया. The British rule came along with a set of uniform laws and the idea of single nation and citizenship.
सिंगल सिटीजनशिप, इसके अलावा एक नेशन एक देश, ये चीज़ ब्रिटिशर्स लाए थे अपने फ़ायदे के लिए, पर लोगों को इससे ऐसा महसूस हुआ कि जब हमारा पूरा देश एक है तो हम सब एक हैं. It politically unified India from the Himalayas in the north to Cape Comorin in the south and from Assam in the east to the Khyber Pass in the west. ब्रिटिशर्स ने पूरे अनजाने में ही सही पूरे इंडिया को यूनिफाइड कर दिया, एक कर दिया. उसने ब्रिटिशर्स ने हिमालय से लेके साउथ को जोड़ दिया. मतलब अगर हम बात करें नॉर्थ में हिमालयाज़ की तो साउथ तक जोड़ा. इसके अलावा असम से लेकर खैबर पास सबको एक देश बना दिया. द न्यू कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ वन नेशन फॉस्टर्ड अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म. अब देखो आपको भी ऐसा महसूस होता है ना कि ये हमारे ही देश का है, तो कहीं कहीं वो भाईचारे ब्रदरहुड वाली बात आ जाती है. सेम इंडियंस के संग भी उस समय हुआ जब ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से इंडिया को यूनिफाइड कर दिया, एक कर दिया, तो लोगों के अंदर ये जागरूकता आई कि हम सब भाई भाई हैं, हम सब इस देश के वासी हैं. इसकी वजह से भी नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आने लगी. ग्रोथ ऑफ रेलवेज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. द ब्रिटिश रूल सॉ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन इंडिया. Railways, telegraph, postal services, and newly paved roads brought people of different parts of India closer. देखो पहले क्या था, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं पहुंच पाते थे, जल्दी नहीं पहुंच पाते थे. दूसरा, एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते थे फास्ट. पर जब ब्रिटिशर्स ने टेलीग्राफ शुरू किया, रेलवे शुरू की, पोस्टल सर्विसेज शुरू की, तो ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी खुद जोड़ने के लिए, एक दूसरे को आपस में जोड़ने के लिए. पर यहाँ पर फ़ायदा मिला इंडियंस को, क्योंकि रेलवेज टेलीग्राफ से इंडियंस भी आपस में जुड़ गए. एक एरिया से दूसरे एरिया के इंडियंस भी आपस में कम्युनिकेट कर पाए. This facilitated communication among the people and indirectly helped the leaders to organize the national movement on a pan-Indian basis. Now, rediscovery of India's past. जो लोग भूल गए थे कि हमारा खुद के भारत देश का इतिहास कितना अच्छा रहा है, अब लोग उसको खोजने लगे थे. लोगों ने खोज भी निकाला कि भाई हमारा तो भारत देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, ये ब्रिटिशर्स ने क्या हालत कर दी है हमारे इंडिया की. From the second half of the 18th century, scholars began researching about Indian history and culture. Efforts of scholars like Sir William Jones, Max Muller, and Cunningham made people aware of the glorious past, culture and heritage of India. तो इन लोगों की मेहनत थी जिन्होंने खोज निकाला हमारे इंडिया के इतिहास को और लोगों को बताया कि भाई आप लोगों का इतिहास तो इतना शानदार है, इतनी मॉन्यूमेंट्स, इतना पैसा, और अब देखो क्या कंडीशन कर रखी है ब्रिटिशर्स ने. It became clear that Europeans had made many things to learn from the glorious past of India, fostering a sense of pride and self-respect amongst the Indians. अब लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आने लगी कि हमारा ही देश, हमारे ही देश का इतना भव्य इतिहास और आज हमारी ये कंडीशन. तो लोगों के अंदर जागरूकता आई कि हाँ भाई हमारे संग गलत हो रहा है. Growth of Western education. The introduction and spread of Western education among Indians created conditions for the growth of new ideas and consciousness. People became familiar with modern Western ideas of nationalism and democracy. तो लोग अब नेशनलिज्म की बात करते थे, लोकतंत्र की बात करने लगे थे. They also got inspired by national movements the world over, such as the French Revolution and the American War of Independence. ये ऐसे रेवोल्यूशन है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, पर ये सब हुए सिर्फ लोकतंत्र लाने के लिए अपने देश में. तो इंडियंस भी काफ़ी इंस्पायर हुए कि भाई जब फ्रांस ऐसा कर सकता है, जब अमेरिका ऐसा कर सकता है, तो इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर सकता, इंडिया अपने देश में क्यों नहीं लोकतंत्र लागू करवा सकता. तो इन रेवोल्यूशन से जो पूरे देश में हो रहे थे, पूरे देश में हुए, उनसे हमारे इंडियंस भी काफ़ी इंस्पायर थे. A section of educated Indians started believing that Indians can unite against the exploitative colonial rule. The spread of English helped leaders of different regions to communicate with each other. इसके अलावा इंग्लिश
जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडियंस को पढ़ा रहे थे अपने ऑफिस में काम करवाने के लिए, वो बड़ी ही फायदेमंद साबित हुई हमारे लीडर्स के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। They became aware of each other's feelings and problems. This also encouraged a sense of oneness and unity. देखो पहले लोग अपनी अपनी वजह से परेशान थे, पर जैसे जैसे नेशनलिज्म फैल रहा था, लोग जागरूक हो रहे थे, लोग एक दूसरे के लिए भी समझने लगे थे। मतलब फार्मर्स को लगता था कि हाँ भाई ट्रेडर्स के साथ गलत हो रहा है, इधर ट्रेडर्स भी एक जुट मिलकर खड़े हुए कि हाँ भाई फार्मर्स के संग भी इतना गलत हो रहा है कि उनकी ज़मीनें तक ब्रिटिशर्स हड़प ले रहे हैं और बिकवा दे रहे हैं। तो वननेस यानी एकता की फीलिंग इस तरीके से लोगों में आने लगी, लोग एक दूसरे की परेशानियां भी समझने लगे। ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर प्रेस. The spirit of Indian nationalism grew with the development and support of vernacular press. The period saw the publication of several newspapers and periodicals such as The Hindu, Amrita, Bazar Patrika, Bengali Kesari, Indian Mirror, The Statesman एंड द बॉम्बे समाचार। तो ऐसे न्यूज़पेपर, ऐसी मैगजीन्स ने भी उस समय काफ़ी साथ दिया, क्योंकि जो एजुकेटेड लोग थे वो चाहते थे कि जो पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ला रहे हैं उनके नेगेटिव पॉइंट्स लोगों तक पहुँचें, उनकी पॉलिसीज़ लोगों तक पहुँचें, और न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स ने काफ़ी मदद की कॉमन पीपल तक ये सारी चीज़ें पहुँचाने में। They published news and articles criticizing anti-Indian policies and also suggested measures to improve the condition of the Indians. वो ऐसी पॉलिसीज़ के बारे में भी बात करते थे न्यूज़पेपर्स में जिसमें पता लगता था कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। दूसरा, उसमें वो तरीके भी सुझाते थे कि किस तरीके से हम ब्रिटिशर्स से अपनी जान बचा सकते हैं। The period also saw the growth of national literature. The novels, plays and poems inspired patriotic feelings among the people. तो देशभक्ति के गाने, देशभक्ति के पोएम्स, प्लेज, ये सब किए जाते थे जिससे लोगों तक देशभक्ति, नेशनलिज्म पहुंचाई जा सके। Now, British policy of discrimination. The Vernacular Press Act was passed by Lord Lytton in 1878. The law curbed the independence of the Indian press, which was still in its nascent stages, and prevented the editors from publishing news and articles against the British government. तो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट आ गया जिसको लॉर्ड लिटन लेकर आए। इस एक्ट के अंदर कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी नॉवल, कोई भी मैगज़ीन ऐसी नहीं होगी जिसमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ बातें लिखी गई हों। यानी कि कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी नॉवल, कोई भी मैगज़ीन नहीं ऐसी छपेगी जिसमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ लिखा गया हो। People from all sections of society protested against this law, which was repealed in 1881 by Lord Ripon. Another act passed by Lord Lytton, the Arms Act of 1878, prevented the Indians from keeping arms. अब देखो, इनको ये तो पता था कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे, तो इन्होंने एक और एक्ट लाकर रख दिया, वो था द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, यानी कि कोई भी इंडियन अपने लिए हथियार नहीं रख सकता। This was also a cause of widespread discontentment among the Indians. लोगों को बड़ा गुस्सा आया इस वजह से। The Ilbert Bill passed by Lord Ripon gave the Indian judges the right to prosecute Europeans as well. This created resentment among the British residents in India. They organized protest movement against the bill both in England and India. The bill had to be amended. The entire controversy clearly revealed the policy of racial discrimination of the British. तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स के इंडियंस और ब्रिटिशर्स बराबर हों, बराबर ओहदे में हों। ये हम पुराने चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस के साथ होता था। न फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC की फॉर्मेशन कैसे हुआ? The culmination of the growing consciousness of nationalism among the Indians laid the foundation of the Indian National Congress in the year 1885.
The early leaders of Indian nationalism were helped by A.O. Hume, a retired Indian civil services officer, in the formation of the Indian National Congress. तो कहीं ना कहीं नींव पड़ चुकी थी नेशनलिज्म की इंडिया में, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई थी। तो ग्रुप बना लोगों का जिसको सपोर्ट किया A.O. ह्यूम ने, जो कि एक रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी थे। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड ऑन 28 दिसंबर 1885। तो A.O. ह्यूम के अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, फॉर्मेशन हुआ, और इसका फर्स्ट सेशन रखा गया 28 दिसंबर 1885 में। वोमेश चंद्र बनर्जी वॉज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। इसको अंडरलाइन करिएगा कि INC के पहले प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बनर्जी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। अब आप बोलेंगे मैम इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया क्यों गया, तो चलिए देखते हैं क्यों बनाया गया। क्रिएट अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द डिफरेंट एंड डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स ऑफ इंडिया। एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिले जहां पर सब लोग मिलकर आके अपने मत रख पाएं। Gradual regeneration of the nascent Indian nation of India in mental, moral, social and political terms. Modification in the conditions of the Indians through a strong union between England and India. इसके अलावा ये चाहते थे कि इंडियंस की कंडीशन में भी सुधार हो। The Indian national movement under the leadership of the Congress can be studied under 3 phases. तो 3 phases थे। पहला था आपका मॉडरेट फेज, दूसरा रेडिकल और तीसरा गांधीयन एरा। तो चलिए पढ़ लेते हैं मॉडरेट और रेडिकल। गांधीयन एरा पे पूरा चैप्टर है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, गांधीयन एरा पूरा एक चैप्टर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे मॉडरेट फेज के बारे में, मॉडरेटर्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मॉडरेट्स। इन द अर्ली फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, the major task of the leaders was to work on the improvement of the economic and political conditions of the country. मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी वो इतने लंबे समय से चलती आ रही थी और इतनी एक्सप्लॉइटेटिव थी कि इंडिया को पूरी तरीके से इकोनॉमिकली बर्बाद करके रख दिया था। तो जब इस तरीके से लीडर्स सामने आए कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, हमें हमारे इंडिया की और इंडियंस की कंडीशन को सुधारना है, तो सबसे पहले उन्होंने काम किया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन पर। These leaders had immense faith in the constitutional methods of protest. They were called moderates as they adopted humble and modest methods in the criticism of the policies of the British government. ये शांति से अपना प्रोटेस्ट दिखाना चाहते थे, ये शांति से अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते थे। ओके, बहुत ही हम्बल तरीके से ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इनकी बातों को माने और ये ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी के खिलाफ लड़े। इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स इंक्लूडेड फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। द मॉडरेट लीडर्स बिलीव दैट द ब्रिटिश वर अनअवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़ इन इंडिया। देखो ये कितने भोले थे ये लोग, ये बेचारे मानते थे जो मॉडरेट लीडर्स थे कि ब्रिटिशर्स को एक्चुअली पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है इंडिया की, इसीलिए ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। They used petitions and resolutions to make the British government aware of the problems and urged them to make changes in their policies. इनका मानना था कि हम पिटिशन देंगे, हम सोल्यूशन देंगे, हम रेजोल्यूशंस देंगे, हम इनको बताएंगे कि इंडिया की कंडीशन ख़राब है, क्योंकि मॉडरेटर्स का मानना था कि इनको पता ही नहीं है ब्रिटिशर्स को कि इंडिया की कंडीशन ख़राब है और लोगों की कंडीशन बड़ी ख़राब है। They demanded increased participation of Indians in the legislative assembly, Indianization of the civil services, allocation of more funds for education and reduction of military expenditure and tax burden. तो ये लोग चाहते थे अपनी डिमांड रखना। डिमांड में इन लोगों ने रखा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडियंस होने चाहिए, इसके अलावा सिविल सर्विसेज में भी इंडियंस अलाउ होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पैसा दें एजुकेशन के लिए और मिलिट्री पर कम खर्चा हो और टैक्स भी कम कर दिया जाए। दिस फेज of the national movement was successful in making the Indians aware of their problems. Indians became politically conscious.
The moderates worked towards creating a common platform to organize public opinion in India. सब लोग साथ में बैठते थे, अपनी दिक्कतें बताते थे और मॉडरेट लीडर्स कोशिश किया करते थे कि कॉमन लोगों की जो दिक्कत है वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचाई जाए और ब्रिटिशर्स उस चीज़ का सोल्यूशन निकालें। दूसरा है आपका रेडिकल फेज। Over a period of time, many leaders of the national movement became disillusioned with the indifference of the British government. Despite the protest of the moderate leaders, the British continued economic exploitation. तो काफ़ी सारे लीडर्स ऐसे थे जो ये समझ पा रहे थे कि मॉडरेट लीडर्स जो अपनी डिमांड रख रहे हैं, ब्रिटिशर्स उन डिमांड्स को नज़रअंदाज करके उन्हीं पॉलिसीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिनसे उनका फ़ायदा हो रहा है और आखिरकार डिमांड रखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ब्रिटिशर्स अपनी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ को ही फॉलो कर रहे हैं। They began to question the motives of the British government. They started questioning the methods of protest adopted by the moderates. These leaders were called radicals. तो इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था जिस तरीके से मॉडरेट लीडर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्हें पसंद नहीं आ रहा था, इन्हें लग रहा था कि कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके से अपनी डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रखने का, क्योंकि ये लोग तो हमारी बात मान ही नहीं रहे हैं। The three most prominent radical leaders of the Congress were Bal Gangadhar Tilak in Maharashtra, Bipin Chandra Pal in Bengal, Lala Lajpat Rai in Punjab. Together, they were popularly known as Lal, Bal and Pal. These leaders believed that India could not make any progress under the British rule. तो देखो ये बड़ी ही समझदार वाली बात मुझे लगी पर्सनली। इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स के अंडर इंडिया कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। They wanted absolute autonomy for India and demanded स्वराज और सेल्फ रूल फॉर इंडियंस। उनका मानना था कि अपनी डिमांड मत रखो ब्रिटिशर्स के सामने, ब्रिटिशर्स को भगाओ, राज्य पूरा कौन करेंगे इंडिया पर, इंडिया के ही लोग। They started advocating aggressive methods of protests against the British government. Some of these methods included स्वदेशी and boycott. तो स्वदेशी and boycott movement के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो इन्होंने ये मेथड यूज़ किया प्रोटेस्ट करने के लिए। The radicals believed in complete boycott of the British goods. Their idea of स्वदेशी involved developing indigenous products. तो इनका मानना था अपने देश के प्रोडक्ट्स यूज़ करो और ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बॉयकॉट कर दो, बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। The differences between moderates and radicals led to the split of the Indian National Congress at the Surat session in 1907. तो क्योंकि अब दो ग्रुप बन गए थे, रेडिकल्स और मॉडरेट्स चाहते थे हम शांति से प्रोटेस्ट करें और अपनी डिमांड को ब्रिटिशर्स के सामने रखें और ब्रिटिशर्स सोल्यूशन निकालेंगे। रेडिकल्स का मानना था ब्रिटिशर्स बिल्कुल हमारी बात नहीं मान रहे हैं, न मानेंगे, ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं और स्वराज हो, यानी कि इंडिया पर इंडिया के ही लोग राज करें। तो सूरत सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस बट गई। फिर होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का बंटवारा। इन 1905 द ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन announced the partition of Bengal into two parts, ईस्ट बंगाल एंड द वेस्ट बंगाल। तो बंगाल एक बहुत ही अच्छा एरिया है, ये हम सब अब तक पढ़ते आए हैं कि बंगाल पर हुकूमत जमाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या कुछ नहीं किया। अब ब्रिटिशर्स ने उसी बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल। द रीज़न गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज इट फेस्ड वाइल रूलिंग सच अ वास्ट प्रोविंस। इन्होंने बोला कि हम इसलिए बंटवारा करना चाहते हैं क्योंकि इतना बड़ा एरिया हमें चलाने में दिक्कत हो रही है, हम इतना बड़ा एरिया कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम इस एरिया को डिवाइड कर रहे हैं। However, the real reason was to curb the growing national movement in Bengal by dividing Bengal on religious lines. जबकि रीज़न था धर्म के बेसिस पर लोगों को अलग करना। लोगों के अंदर एकता आ गई थी, नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी, तो वो ब्रिटिशर्स को हजम नहीं हो रही थी ये वाली बात। अब ब्रिटिशर्स ने लोगों के अंदर फूट डालने के लिए रिलीजन के बेसिस पर बंगाल को डिवाइड कर दिया। असली रीज़न ये था। Thus, East Bengal was to have a majority of Muslims,
while West Bengal was to have a majority of Hindus. तो किस तरीके से डिवाइड किया इन्होंने ईस्ट और वेस्ट को, कि ईस्ट में ज़्यादातर मुस्लिम्स थे और वेस्ट में हिंदूज. The partition of Bengal resulted in massive protests all around and led to the Swadeshi movement. लोगों के अंदर बंगाल के बंटवारे को लेकर इतना गुस्सा था कि उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट किया. तो चलिए देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट क्या था. The people of Bengal in particular and the Indians all over the country protested against the partition of Bengal. पूरे देश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए. On 7 August 1905, they started the Swadeshi movement, the complete boycott of British goods. The movement also emphasized the promotion of national education. स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि ब्रिटिशर्स के सामान को बिल्कुल बॉयकॉट कर दो, हमें यूज़ नहीं करना है, अपने देश के सामान को यूज़ करना है. दूसरा, लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें एजुकेशन फैलानी है जिससे लोग इनकी पॉलिसीज़ को अच्छे से समझ पाएँ. There was widespread participation from all classes in the movement. Women and students actively participated in the movement. The government banned processions and meetings and arrested prominent leaders without a trial. तो भाई जब मूवमेंट होने लगा तो ब्रिटिशर्स भी हरकत में आए. ब्रिटिशर्स ने बैन लगा दिया रैलीज पर, मीटिंग्स पर बैन लगा दिया. इसके अलावा जो लीडर्स थे, मेन लीडर्स थे जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उन्हें पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया. बाल गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 years. 6 सालों के लिए बाल गंगाधर तिलक को भी जेल में डाल दिया गया. नाउ मुस्लिम लीग. द पार्टीशन ऑफ बंगाल सोड द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म. In 1906, a new party, Muslim League, was founded by Nawab Salimullah Khan of Dhaka and Prince Aga Khan. तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स सफल हुए उस बीज को बोने में जो वो बंगाल के पार्टीशन से बोना चाहते थे. यानी कि वो जिस तरीके से लोगों में फूट डालना चाहते थे हिंदू मुसलमान कह के, वो बिल्कुल उसमें सफल रहे और एक नई पार्टी बन गई मुस्लिम लीग के नाम से, जो कि बनाई नवाब सलीमुल्लाह खान ने और प्रिंस आगा खान ने. द मेन एम ऑफ दिस पार्टी वॉज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स. तो इसका मेन काम था मुस्लिम्स के भले के बारे में सोचना. सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग इंक्लूडेड द फॉलोइंग: टू बी लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो देखो ये तो बड़ा ही खराब था. टू बी लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयल बने रहो. भाई कैसे वफादार बन सकते थे ब्रिटिशर्स के. टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. इन्होंने बाकी और कम्युनिटी को नहीं देखा, ध्यान किया. इन्होंने देखा कि मुस्लिम्स का भला हो, यानी कि पॉलिटिकल राइट्स मिले मुस्लिम्स को. नाउ सूरत स्प्लिट. द मॉडरेट्स रिएक्टेड डिफरेंटली टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल. They condemned the partition and wanted to initiate a formal protest. The radicals, on the other hand, advocated Swadeshi and boycott. तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट्स और रेडिकल्स. मॉडरेट्स चाहते थे हम शांति से प्रोटेस्ट करें पार्टीशन के खिलाफ, पर रेडिकल्स का ये मानना नहीं था. रेडिकल्स चाहते थे कि प्रोटेस्ट होने चाहिए, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट कंटिन्यू रहने चाहिए. The conflict between the moderates and the radicals led to the split in the Surat session of the Indian National Congress in 1907, which came to be known as the Surat split. Just because के ये अलग हुए 1907 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा था सूरत में, तो ये अलग हो गए. इसीलिए इस सेशन को बोला गया सूरत स्प्लिट, क्योंकि सूरत में 1907 में रेडिकल्स और मॉडरेट्स अलग अलग हुए. Now revolutionaries. The British government adopted severe measures to stop the protest movement against the partition of Bengal. तो जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे, ब्रिटिशर्स को उन प्रोटेस्ट को रोकना था. This led to the growth of revolutionary activities. These people wanted to expel the British from India by force. तो ये लोग चाहते थे कि किसी भी तरीके से, चाहे हमें ज़ोर ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े, ब्रिटिशर्स हमारे देश से बाहर निकल जाएं. Some of the revolutionaries of this period were राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल,
भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आज़ाद। फोर्सफुली ये लोग चाहते थे ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालना। सम फीचर्स ऑफ द रेवोल्यूशनरीज वर इंटेंस लव फॉर द कंट्री, ये बहुत प्यार करते थे अपने देश से। यूज ऑफ वायलेंट मीन्स, हिंसा हिंसा करते थे ये लोग और चाहते थे कि इसी तरीके से ब्रिटिशर्स यहाँ से निकलें। यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड पैम्पलेट्स टू स्प्रेड रेडिकल आइडियाज़, न्यूज़पेपर्स, बुक्स को यूज़ करते थे जिससे कि और भी ज़्यादा लोग इनसे जुड़ पाए। नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। The Indian Council Act of 1909 is also known as the Morley-Minto Reforms. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का दूसरा नाम है Morley-Minto Reforms. It increased the number of members in the legislative councils. It also introduced separate electorates for the Muslims. तो देखो ये एक और तरीका था हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का कि अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया मुस्लिम्स के लिए। अंडर दिस प्रोविजन द मुस्लिम्स वर गिवन द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू दीज काउंसिल्स। द प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज प्रोटेस्टेड बाय द कांग्रेस लीडर्स एज दे सॉ इट इज an attempt by the British government to divide India on communal lines. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडियन काउंसिल एक्ट को अपोज किया, खिलाफ थे इंडियन काउंसिल एक्ट के कांग्रेस लीडर्स, क्योंकि वो जानते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि स्पेशल प्रेफरेंस मुस्लिम्स को देने से हिंदूज़ को बुरा लग सकता है और ये भेदभाव हो गया हिंदू मुस्लिम्स के साथ, जिनसे इनकी एकता पर भी फर्क पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस के लीडर्स इस एक्ट के खिलाफ थे। नाउ द लखनऊ पैक्ट 1916. In 1916, both the Congress and the Muslim League held sessions at Lucknow. This session was important from many point of views. Both the parties passed resolutions for working towards the idea of self-governance. तो ये बहुत ही important session था क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो दो पार्टीज थी वो साथ में मिलकर आई और इनका मानना था कि हमें अब जो भी कुछ करना है वो मिलकर ही करना है। The Congress accepted the clause for separate electorates for Muslims. They also agreed on having self-governing institutions for the country. This arrangement between both the parties is known as the Lucknow. तो यहाँ पर जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए मान गए कि भाई मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए। इस अरेंजमेंट को बोला गया लखनऊ पैक्ट। The Lucknow session also saw the reunification of both the moderates and radicals of the Indian National Congress. तो सूरत में जिस तरीके से रेडिकल्स और मॉडरेट्स अलग हो गए थे, लखनऊ में आकर वो भी एक हो गई। The pact is seen as the important step towards Hindu-Muslim unity. क्यों इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि यहीं से हिंदू मुस्लिम यूनिटी की शुरुआत हुई और दोबारा से ये लोग साथ में, एक्चुअली थे तो पहले भी ये साथ में, पर कुछ ऐसे डिसीजंस थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ब्रिटिशर्स लेकर आए और ये अलग होने लगे थे, पर यहाँ पर ये रीयूनिफाई हो गए। द होम रूल लीग मूवमेंट इन 1916, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट started the home rule movement. Tilak formed his league in Pune and Maharashtra, while Annie Besant set up a league in Madras. तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरुआत की होम रूल मूवमेंट की। बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत की पुणे और महाराष्ट्र में, जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास से। The home rule movement worked towards achieving the objective of self-government by creating public awareness. इनका काम था लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना कि भाई ब्रिटिशर्स को निकालो और अपना देश खुद चलाओ। Now we have completed with one more interesting chapter of modern history. मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहीं से हम जानते हैं कि आज अगर हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं तो वो कितने लोगों की मेहनत है और उन्होंने क्या कुछ नहीं किया इस आज़ादी के लिए। Now we have completed with the chapter. You can try to find out the answers of the exercise as well as try to find out the question answers of this chapter. The questions are very easy.
नेम एनी 3 इंडियन रेवोल्यूशनरीज। देखो हमने कितने सारे रेवोल्यूशनरीज के बारे में बात की थी, सिर्फ 3 बताने हैं। What were the objectives with which the Indian National Congress was formed? इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन क्यों हुआ था? What was the importance of Morley Minto reforms? What is the importance of सूरत सेशन ऑफ द कांग्रेस? देखो सूरत सेशन क्यों इंपॉर्टेंट था, क्या हुआ था वहां पर, एक बार दोबारा रीड करिएगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। What was the स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट क्या था? बहुत इजी है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम एक और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। टिल देन बाय बाय।